बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी इन वेव मोशन। हेड डालिए एनर्जी इन वेव मोशन। एनर्जी इन वेव मोशन और ब्रैकेट में लिख लो प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, हम लोग प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी निकालने जा रहे हैं। याद करो हमने आपसे क्या बोला था, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी प्रोग्रेस करती है। तो कभी कोई पार्टिकल एनर्जी के मामले में सबसे रिच होता है, कभी कोई सबसे पुअर होता है। सबसे रिच कौन सा पार्टिकल होता है? जो मीन पे होता है। एक्सट्रीम वाला पार्टिकल सबसे पुअर होता है। तो जरा समझिए, मैं आपसे कहूं कि मान लो हमने वेव प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ली y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ ये वेव किधर जा रहा है? राइट साइड। कितनी स्पीड से? वेव स्पीड बराबर कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वेव स्पीड होगा। और ये डिस्टरबेंस साइन कर्व के फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करेगा। ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है, राइट। और ये हमने बताओ किसी टाइम t बराबर t पर इसको देखा, ठीक है। किसी टाइम t बराबर t पर अगर हम ऐसे देखें तो ये साइन फंक्शन है। तो बताओ कोई भी पार्टिकल हम पकड़ने, बताओ ये पार्टिकल किधर जा रहा है? अप कि डाउन? डाउन। ये सब पार्टिकल डाउन जा रहे थे, याद है? ऐसे। इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0, क्योंकि ये कहाँ का पार्टिकल है? एक्सट्रीम का। ये सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, ऐसे। क्यों? तो अब हम बताओ काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो हम कोई भी एक जनरल पॉइंट सिलेक्ट करने वाले हैं। मान लो हमने कहा हम यहां से x दूरी पर और यहां से y हाइट पर, ये हाइट कितनी है? y, और ये दूरी कितनी है? x। ये वो पार्टिकल है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है bp, मान लिया हमने। तो हमने एक जनरल पार्टिकल p पकड़ लिया, bp। यार यहां तो हमें एनर्जी हर एक पार्टिकल की बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे एनर्जी जो है हर पॉइंट के पास अलग अलग है। तो हम यहां एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। अच्छा, एनर्जी ऑफ ए पॉइंट का मतलब होता है एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। कभी भी एनर्जी ऑफ ए पॉइंट कहा जाए इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम आपको बताते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग एनर्जी वहां पर भी लिक्विड के हर एक पार्टिकल की बात करते थे। तो वहां पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, वहां काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम बनता डेंसिटी, तो वो बन जाता हाफ रो वी स्क्वायर। तो फ्लूइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट हाफ रो वी स्क्वायर पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो यहां पर भी आएगा हाफ रो वी स्क्वायर। समझो कैसे? मान लो हम तुमसे कहें हमने इतना सेक्शन लिया, ये सेक्शन ध्यान दो, ये पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मास है डीएम मास और इसका वॉल्यूम है डीवी वॉल्यूम। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी डी के ई, और बताओ वो डी के ई होगा हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर। ये इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमको तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट अगर लिखें तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिफरेंशियल वॉल्यूम, डीवी से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा हाफ डीएम अपॉन डीवी इंटू बीपी स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया रो। तो ये हो गया हाफ रो इंटू बीपी का स्क्वायर, पार्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ रो बीपी स्क्वायर, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब बीपी की वैल्यू रखिए जरा। बीपी की वैल्यू, बीपी क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी। तो बीपी की वैल्यू हम लोग रखने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो बताओ y इक्वल टू क्या था? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो y बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, तो बीपी हो जाएगा डेल वाई बाई डेल टी।
पढ़ाए थे। तो ये माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो भाई, तो ये वैल्यू हम यहां रखने चले। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट पी देखो निकल के आ गया। तो ये देखो हाफ रो वी स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला आया, क्योंकि यहां पर हम लोग वास्तव में एनर्जी ऑफ ए पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट का मतलब हुआ यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये हाफ रो वी स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट। इसका स्क्वायर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट का, ये आया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है टाइम के साथ। अगर अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग जगह का पार्टिकल देखें तो बताओ हर अलग अलग जगह के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। तभी तो मैंने कहा था कोई पार्टिकल अब कभी रिच है तो कभी पुअर भी हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। तो बताओ एवरेज का मतलब हम इसका एवरेज ले लें। एवरेज पूरे वन साइकिल में, वन टाइम पीरियड में। देखो वन साइकिल में क्या होगा, ये मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन से लोअर एक्सट्रीम, फिर मीन। तो वन साइकिल में ये कितने बार रिच हुआ, 2 बार। कितने बार गरीब हुआ, 2 बार। एनर्जी के मामले तो हम एवरेज बात करें कि कांस्टेंट एनर्जी पूरे वन टाइम पीरियड में कितनी मानी जा सकती है। तो बताओ भाई, ये हुआ हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बताओ एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की वन साइकिल में। क्या कोई बताएगा इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती वन साइकिल में कॉस स्क्वायर थीटा की? बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। तो मैंने ये पढ़ा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये हुआ। अब अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लें तो बताओ 1/2 बाहर हो गया, प्लस एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा cos 2 थीटा बाई 2। और cos थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है वन साइकिल में? बोलो, क्या तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो? साइन थीटा की एवरेज वैल्यू वन पीरियड में। अरे वन पीरियड में साइन एक्स जितना प्लस उतना माना एवरेज 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या 0, तो कितना आया केवल हाफ। ये 0 हो जाएगा एवरेज। यानी कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू वन साइकिल में हाफ होती है। तो इसकी जगह हम हाफ ले सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू हाफ आएगा। तो बताओ ये आंसर कितना आ गया 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देख लीजिए, ये आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट वन साइकिल में। यानी पूरे साइकिल में हम किसी पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। और ये बताओ किस पार्टिकल की है, इसकी कि किसी भी पार्टिकल के लिए? किसी भी पार्टिकल। एवरेज सबके लिए बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा कभी मैं एकदम गरीब हूं तुम रिच हो, जब तुम गरीब होगे तो हम अमीर होंगे। बोलो भाई, तो बताओ एवरेज अगर बात करें तो हर एक पार्टिकल अपने अपने वन साइकिल में क्या बताओ 2 बार गरीब और 2 बार गरीब हुआ, अमीर हुआ है। अगर 2 बार अमीर और 2 बार गरीब हुआ तो एवरेज सबके लिए बराबर है। तो हर एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर फिक्स होता है। और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। हर एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, राइट। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब सुनो, अब अगर हम बात करने जा रहे हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। यहां कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो समझो जरा। अब एक बात हो, इसके पास काइनेटिक कितना है, पोटेंशियल कितना है? इसके पास काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल भी
इसका मतलब किसी पार्टिकल के पास जितनी काइनेटिक होती है उतनी ही पोटेंशियल भी होती है। प्रोग्रेसिव वेव में ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में, हार्मोनिक मतलब जो साइन और कोसाइन फंक्शन है, उनमें किसी भी पार्टिकल के बाद जितनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल होगी। तो पोटेंशियल का भी आंसर यही होगा, राइट। तो लेकिन वो आया कैसे, सवाल ये आ रहा है, तो हम उसको तुम्हें हिंट कर दे रहे हैं। देखिए जरा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, तो आंसर वही आएगा। तो पहले तो हम तुम्हें आंसर लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पी का, ये हमको वास्तव में निकालना है डी यू बाई डी वी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आंसर वही होगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि किसके लिए था, काइनेटिक के लिए। अगर एवरेज की बात करें पोटेंशियल एनर्जी वन टाइम पीरियड में, तो बताओ ये कितना आएगा, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी वन पीरियड में, हाफ। तो ये हो जाएगा 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमने एक बात और सीख ली, प्रोग्रेसिव वेव में किसी भी पार्टिकल के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उस समय उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है। प्रोग्रेसिव वेव का पार्टिकल अपने पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी रखता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी रखता है, दोनों एनर्जी बराबर, राइट। अगर हम तुमसे कहें ये एनर्जी है कितनी, तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करें ये कैसे आया होगा, तो थोड़ा सा इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना आप जरा इस बात को। यार ऐसा सोचो, ये रस्सी था, हमने ये लेंथ ली थी रस्सी की, ये लेंथ मान लो ये डीएल लेंथ है रस्सी की, ठीक। तो जब ये रस्सी स्ट्रेट रही होगी तो ये लेंथ इतनी रही होगी, इतनी, और ये मान लो लेंथ थी dx, कितनी लेंथ थी, ये dx तुमने बताओ इलोंगेट कर रखा है कितनी लेंथ में, dl में। dx को खींच रखा है तुमने किसमें, dl में। तो बताओ ये dx है, ये मान लो dy है, ये मान लो dy है। तो बताओ du स्टोर्ड, याद करो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या डिफाइन करा था, वर्क डन बाई एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली। जितना एजेंट वर्क करता था वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। तो यहाँ एजेंट किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उसके इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट, और उसका यहाँ इलास्टिसिटी का जो फोर्स है वो है रस्सी का टेंशन। तो जितना टेंशन वर्क करेगा उतना ही एनर्जी होगी इसमें स्टोर्ड। तो जो du होगा वो t इंटू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कितना, dl हो गया था कितना, dx, तो ये हुआ dl माइनस dx। अब इसको लिखा कैसे जाए, तो t इंटू dl की वैल्यू होगी रूट के अंदर dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर और माइनस dx। तो du आएगा t dx, अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस dy बाई dx का पावर कितना 1/2 और माइनस 1। देख लीजिए, इसको बाइनोमियल से अंदर करो हाफ को, तो ये बताओ du की वैल्यू आएगी t dx 1 प्लस हाफ dy बाई dx माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। देख लो भाई, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है, बोलो कोई दिक्कत है। अब बताओ ये dy बाई dx का पावर स्क्वायर, ये स्क्वायर छूट रहा है बेटा, देखो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो जरा, ये du का जो एक्सप्रेशन आया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं du का एक्सप्रेशन t इंटू dx
और ये आ रहा है, हाँ ये बना कितना, हाफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसको देखो, dy बाई डी एक्स क्या चीज है, स्लोप, dy बाई डी एक्स। तो मैंने क्या बोला, जहां जितना ज्यादा स्लोप उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। सबसे कम स्लोप कहाँ है, एक्सट्रीम वाले पार्टिकल पे, तो वहां पे डिफॉर्मेशन सबसे कम, वहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, बल्कि कितनी, 0। सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन कहाँ, मीन पर, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, मीन पर, राइट। अब देखिए जरा, यहां पर अगर हम बात करें आपसे dy बाई डी एक्स, अब पूरा निकाल ही दिया जाए मेरे ख्याल से, जब इतनी बात हो गई है पूरा यहीं तक पहुंचा दिया जाए। dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये फंक्शन है y का, तो बताओ डेल वाई बाई डेल एक्स, यही तो स्लोप होगा। कितना आएगा बोलो, ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलिए, यहां रख दीजिए डी यू बराबर टी इंटू डी एक्स हाफ ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये सब भूल जाना फाइनली, बस ये याद रखना कि जो रिजल्ट काइनेटिक का वही रिजल्ट पोटेंशियल, किसमें, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में। अब देखो जरा, याद करो वेव स्पीड b बराबर, जो कि ओमेगा बाई के है, उसे हम लोग रूट के अंदर टी बाई म्यू भी लिख सकते हैं, और म्यू को लिख सकते हैं रो इंटू एस लिख सकते हैं। तो टी की जगह क्या लिख सकते हो बोलो जल्दी से, टी की जगह बी स्क्वायर रो इंटू एस, ये देखो हाफ ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो भाई, b की वैल्यू क्या है, ओमेगा बाई के, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर रो इंटू एस, एस इज द एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये हुआ हाफ ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहां से देखो जरा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, ये आ रहा डी यू, लेकिन हमको निकालना डी यू अपॉन डी वी, एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। तो डी वी बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर ये रस्सी है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो बताओ इसका जो डी वी वॉल्यूम होगा वो एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स लेंथ। तो यहां एस डी एक्स से हम डिवाइड करेंगे, एस डी एक्स से डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ डी एक्स ये छूट गया क्या, कहा और क्या, क्यों, ये डी एक्स यहां पे चल रहा है, ये डी एक्स यहां पे है, ठीक। हाँ, हम इसमें डी यू अपॉन एस डी एक्स से डिवाइड करें। अब बोलो, वॉल्यूम से, हमने इतना सेगमेंट लिया है, हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना है, एस डी एक्स, एस एरिया क्रॉस सेक्शन, समझ गए, सिलेंडर हो गया ना। तो बताओ एस डी एक्स से डिवाइड करो, तो एस डी एक्स कट गया, इतना नंबर ये कट जाएगा, बाकी देखो जरा गौर से क्या आ रहा है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या ये यही आ गया, देखो ये वही एक्सप्रेशन आया जो काइनेटिक एनर्जी का था। तो आप ये सब भूल जाएंगे फाइनली, लेकिन क्या नहीं भूलना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में किसी भी पार्टिकल के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सिमिलर एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्या लास्ट थर्ड लाइन में रो एस के बाद, ये एस इंटू डी एक्स है, ये एस इंटू डी एक्स, या ये डी एक्स, नोट करिए।
अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट। तो वेव मोशन में किसी पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला, काइनेटिक का एक्सप्रेशन निकाला, तो मैकेनिकल हो जाएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, तो जरा समझिए, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट बात करें, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, तो ये हमको लिखना डी ई अपॉन डी वी, टोटल एनर्जी, राइट। ये होगा डी यू अपॉन डी वी प्लस डी के बाई डी वी, और याद करो ये था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बताओ हाफ हाफ मिलके 1 हो गया, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तुम किसी भी एक्स का, किसी भी जगह के पार्टिकल की, किसी भी टाइम पर एवरेज नहीं, किसी भी जगह के पार्टिकल किसी भी टाइम पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बता सकते हो कि उस रस्सी में इस जगह पर इस समय कितनी एनर्जी थी। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें 1 पीरियड में, तो बताओ इसका एवरेज लेंगे, तो रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, हाफ। क्यों? तो एवरेज टोटल एनर्जी किसी पॉइंट की आएगी 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद करो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या थी किसी पॉइंट की, 1/4। काइनेटिक भी क्या थी, 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अब ऐड डालें एवरेज पावर, एवरेज पावर एवरेज पावर, इसमें एक लाइन लिखिए, instantaneous power is the energy transmitted per unit time. Instantaneous power is the energy transmitted per unit time, क्या मतलब हुआ, कह रहे 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रस्सी में आगे ट्रांसफर हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ट्रांसमिशन। और अगर हम एवरेज एनर्जी ट्रांसमिशन निकाल लें पर सेकेंड, तो वो एवरेज पावर बन जाएगा। तो पावर क्या है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। अब एनर्जी ट्रांसमिटेड प्रोग्रेसिव वेव में जो डिस्टरबेंस है उसी में तो एनर्जी आगे बढ़ रही है, तो कह रहे हैं 1 सेकंड में रस्सी में कितनी एनर्जी आगे बढ़ रही है, फुल स्टॉप वाले लिखिए। तो बताओ रस्सी में जो वेव है उसकी स्पीड कितनी है, v, और रस्सी का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, s। तो 1 सेकंड में वो रस्सी कितनी लेंथ का आगे बढ़ेगी, जो वेव है वो कितनी आगे बढ़ेगी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में हमें पता करना है कि रस्सी में कितनी एनर्जी आगे बढ़ी, तो जो डिस्टरबेंस यहां है वो 1 सेकंड में कितना लेंथ कवर करेगा, v के बराबर। अगर किसी की स्पीड v है तो v मीटर पर सेकंड ही तो आगे बढ़ेगा, तो v आगे बढ़ा, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना, s, तो वो 1 सेकंड में लेंथ आगे बढ़ा v, एरिया क्रॉस सेक्शन s, तो टोटल वॉल्यूम कितना आगे बढ़ गया, एस बी। और हर पॉइंट के पास या यूनिट वॉल्यूम में कितनी एवरेज एनर्जी थी, 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एवरेज एनर्जी है हर एक पॉइंट के पास। और बताओ 1 सेकंड में टोटल वॉल्यूम डिस्टरबेंस कितना कवर करा, एस बी। तो एस बी वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस बी। ये एनर्जी ट्रांसफर हुई विद इन 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में रस्सी का जो वॉल्यूम है वो एस इंटू वी वॉल्यूम है जो 1 सेकेंड में एनर्जी कैरी कर रहा है। और हर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर,
तो एस बी वॉल्यूम में एनर्जी हो जाएगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस बी। तो फुल स्टॉप वाले लिखें इन यूनिट टाइम द वेव विल कवर ए डिस्टेंस in unit time the wave will cover a distance कितनी डिस्टेंस v मीटर। in unit time the wave will cover a distance v मीटर, ये v वेव की स्पीड है v मीटर कॉमा if s is the area of cross section of a string, if s is the area of cross section of a string, if s is the area of cross section of a string, then volume of this length would be कितना वॉल्यूम हो जाएगा s into b, then volume of this length would be s into b, इतना वॉल्यूम कवर हो गया s into b, राइट। आगे लिखें then average energy transmitted per unit time, then average energy transmitted per unit time, average energy transmitted per unit time, तो इसे हम लोग एवरेज पावर कहेंगे। बोलो भाई, तो इसे क्या बोलोगे तुम? एवरेज एनर्जी ऑफ ए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आगे बढ़ा वेव एस बी, तो ये हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू बी, ये एवरेज पावर ट्रांसफर आया। यानी प्रोग्रेसिव वेव में किसी पॉइंट से एवरेज एनर्जी इतनी ट्रांसफर होती है, राइट। कभी कम होती कभी ज्यादा होती, लेकिन पूरे वन साइकिल में एवरेज एनर्जी किसी भी पॉइंट से इतनी पास करती है। किधर की तरफ? जिधर वेव जा रहा है उस डायरेक्शन में एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, राइट। अब लिखें एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी, तो इसमें लिखें फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी per unit area of cross section, per unit area of cross section of a string, per unit area of cross section of a string, per unit area of cross section of a string in unit time, in unit time is known as, in unit time is known as intensity of wave, is known as intensity of wave, is known as intensity of wave। तो बताओ एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा? एवरेज इंटेंसिटी बराबर एवरेज पावर पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, एस से डिवाइड कर दो तो एस कट जाएगा, कितना आ रहा है बोलो? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, ये आ रहा है एवरेज इंटेंसिटी। क्या नोटिस कर रहे हो? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत?
जवाब दीजिए। हेडिंग डालें, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। 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 ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। समझिए जरा, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, तो जहां मीडियम बदलता है उस जंक्शन पर दो इवेंट होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन, जिसे रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब बाउंड्री आती है, कोई मीडियम की बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट, अगर रस्सी वाली वेव है तो रस्सी वाली वेव के लिए मीडियम क्या है, रस्सी का डेंसिटी। बताओ रस्सी वाली वेव की स्पीड v बराबर रूट टी बाई म्यू। तो बताओ जहां दो रस्सी बंधी हुई होंगी दोनों में टेंशन बराबर होगा, लेकिन जिसका लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा उस वेव में स्पीड, उस रस्सी में वेव की स्पीड कम, और जिसका लीनियर मास डेंसिटी कम उसमें स्पीड। तो जिस रस्सी में वेव की स्पीड ज्यादा होगी वो मीडियम रेयरर, और जिस मीडियम में स्पीड कम होगी वो मीडियम डेंसर। तो समझो जरा, हम आपसे कहें दो पॉसिबिलिटी, तो हमने हेडिंग डाल लिया, क्या हेडिंग डाला है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। पहली पॉसिबिलिटी में बताने जा रहा हूं कि जब रेयरर टू डेंसर, कैसा, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर जब वेव का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, तो समझो जरा मतलब क्या। हम आपसे ऐसे कहें, ये एक रस्सी, इसकी डेंसिटी म्यू1 है, यहां हमने ज्यादा डेंसिटी का रस्सी लिया है दूसरे में यहां, और यहां से एक वेव, ऐसे इंसिडेंट वेव है, ये जा रहा है। इसका इक्वेशन है आई आई इक्वल टू ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मान लो वेव है, राइट जा रहा है, ये वेव है। हमसे कहा था जब ये वेव यहां पे पहुंचता है दूसरी रस्सी में, दूसरी रस्सी में, ठीक है, तो बताओ भाई यार, बताओ यहां टेंशन और इधर टेंशन अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम, क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरफ टेंशन बराबर। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर जब ये वेव दूसरे मीडियम में जाएगा तो मीडियम बदलने पर क्या बदलेगा, स्पीड। स्पीड बदलने की बजाय फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड। तो सुनो, v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, स्पीड बदलेगी, मीडियम बदला, स्पीड बदली, स्पीड बदली, लैम्डा बदला, और यही बराबर रूट के अंदर म्यू2 बाई म्यू1, क्योंकि वेव स्पीड बराबर रूट टी बाई म्यू, टेंशन तो बराबर है, तो म्यू के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और बताओ बराबर, और लैम्डा अगर है तो ये होगा k2 बाई k1, एंगुलर वेव नंबर। k क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, k की वैल्यू क्या होती थी, 2 पाई बाई लैम्डा। बोलो भाई, अब सुनो ध्यान से, एक बात हमें समझाओ जरा, जब ये वेव यहां पहुंचा तो दो वेव में टूटा, किसमें टूटा, दो वेव, कुछ पार्ट 100 जूल एनर्जी गई, कुछ पार्ट कुछ जूल बैक हो गई, कुछ इसमें चली गई। तो इंसिडेंट वेव दो वेव में टूटा, एक रिफ्लेक्टेड वेव और एक ट्रांसमिटेड वेव। तो हम आपको बता रहे हैं, उसे दिमाग में रखिए, जब भी रिफ्लेक्शन, ये मीडियम कैसा था, अभी हमने जो पहली पॉसिबिलिटी ली रियरर टू डेंसर, तो म्यू1 लेस देन म्यू2, तो यहां स्पीड ज्यादा, यहां स्पीड, तो जब भी रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव इंसिडेंट वेव के साथ आउट ऑफ फेज में लौटेगा। किसमें, आउट ऑफ फेज का मतलब कितना फेज चेंज, पाई।
और जब भी जो ट्रांसमिशन होता है वो इंसिडेंट वेव के साथ हमेशा सेम फेज में होता है। ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इन फेज विद इंसिडेंट वेव, बट reflected wave will be out of phase with respect to incident wave when reflection occurs from rarer to denser medium। अगर rarer to denser reflection होगा तो reflected wave out of phase में लौटेगी। तो जवाब देना, जब ये वेव यहां पहुंची तो यहां जब रिफ्लेक्शन होगा तो आउट ऑफ फेज में होगा। आउट ऑफ फेज का मतलब जाने वाली वेव अगर ऊपर से है तो वापस आने वाली वेव नीचे से आउट ऑफ फेज। अब सुनना, और यहां जो ट्रांसमिशन होगा वो हमेशा इंसिडेंट वेव के साथ सेम फेज, तो सेम फेज में ये ऊपर से ही जाएगी। ये है ट्रांसमिटेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो बताओ जरा, इनके जो एम्पलीट्यूड होंगे, इसका एम्पलीट्यूड कितना था AI, लेकिन बताओ इनके एम्पलीट्यूड बदल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था, तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी इधर ट्रांसफर नहीं हुई, तो यहां एम्पलीट्यूड होगा AT, यहां होगा AR। तो मैं इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बाई T ट्रांसमिटेड वेव की। तो बताओ ये वाली वेव इसके साथ कैसी है, ये वाली वेव इसके साथ सेम फेज, तो एम्पलीट्यूड हो गया AT। इक्वेशन इसकी है साइन, तो इसकी भी साइन। बताओ इसका K, इस मीडियम में K और इस मीडियम में K बराबर की अलग अलग, अलग अलग, बहुत बढ़िया। तो K डैश एक्स माइनस ओमेगा वही रहेगा। क्यों ओमेगा वही रहा? क्योंकि ओमेगा होता 2/f, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड। K डैश बदल गया। तुमको K डैश निकालेंगे कैसे? यहां से निकाल लो, μ2 μ1 पता है, तो K2 और K1 तो तुम्हें पता ही है कितना है K इसका K दिया है सवाल में, तो K2 आ जाएगा। हाँ, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ये बताओ K निकल आएगा? अरे इन दोनों को बराबर कर दो, तो K1 तो K दिया है इक्वेशन, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दी गई है, K2 निकल आए। तो बताओ क्या ये K2, इसको हम K2 ही लिख दे रहे हैं, K2, क्या K2 निकल आएगा? राइट। अब देखो बेटा, अब अगर हम आपसे कहें इस वेव की इक्वेशन लिखिए, इस वेव की, तो बताओ ये वाली वेव आउट ऑफ फेज, बोलो YR बराबर रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड इसका AR, और बताओ इसका K और इसका K सेम होगा कि अलग अलग? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का वेव नंबर सेम, तो बताओ साइन K वही KX, वेव किधर जा रहा है? लेफ्ट, तो प्लस ओमेगा T, और इससे कितना फेज चेंज? पाई, तो प्लस पाई आउट ऑफ फेज। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यानी जब भी रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव विल बी आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। कोई डाउट? अब एक बात हमें और बता दो, हम आपसे कहें इसमें हमें क्या क्या निकालना कर देखा जाए, हमें AT निकालना होगा और AR, बाकी तो सब पता है। K2 हमको पता चल गया है, वहां से केवल क्या बचा है? AT और AR। तो AT और AR के रिजल्ट के पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जरा बताओ क्या ये लिखना सही है II अपॉन IT बराबर AI अपॉन AT, क्या ये लिखना सही है? इसका स्क्वायर, इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी IR IT इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, क्या ये लिखना सही या गलत? ये सही नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों? याद करो, अभी भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू B। रो क्या था? वॉल्यूम मास डेंसिटी। इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव क्या सेम रस्सी में है? रो बदल गया तो रो डिपेंड करेगा, ओमेगा दोनों में सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड भी तो बदल गया, तो एम्पलीट्यूड चलो ठीक है, स्पीड भी तो बदल गई। तो सही आंसर क्या होगा? II अपॉन IT विल बी इक्वल टू,
रो वन या रो आई ए आई का स्क्वायर और स्पीड इन इंसिडेंट मीडियम, इधर आएगा रो टी ए टी स्क्वायर और ये बी ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड, या v1 v2 लिख दे, राइट। लेकिन जरा बताओ क्या ये लिखना सही होगा? आई अपॉन आई आर, ए आई अपॉन ए आर का स्क्वायर, बोलो जवाब दो। ये बिल्कुल सही है। क्यों? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का मीडियम सेम, तो देखो हाफ सेम, रो भी सेम, ओमेगा सेम, स्पीड भी सेम। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड बराबर होगी क्योंकि स्पीड है रूट टी बाई म्यू, और म्यू दोनों के लिए सेम, तो केवल यहां पे डिपेंडेंसी। तो जनरली लोग ये रट लेते हैं आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वो तब है जब दोनों का मीडियम सेम, अदरवाइज ये है रिलेशन। अब हम आपको बता दें कि जो हमें निकालना क्या ए टी और ए आर, तो उसके लिए जो रिजल्ट फाइनल है वो आपको याद रखना, कैसे आया वो बता दे रहे हैं। तो दो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, दो बाउंड्री कंडीशन। एक बाउंड्री कंडीशन क्या है? जितनी एनर्जी पर सेकंड इंसिडेंट हुई वो दो जगह ब्रेक हो गई, कहां कहां? ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट। तो एक बाउंड्री कंडीशन है पी आई बराबर पी आर प्लस पी टी, एक बाउंड्री कंडीशन ही है। इंसिडेंट एनर्जी पर सेकेंड इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर सेकेंड प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी पर सेकेंड। दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है कि इस जंक्शन पे जब ये वेव पहुंचा तो दो वेव में टूटा है, तो इधर हमको दो वेव दिख रही होंगी, कौन कौन? ए आई और ए आर। इधर क्या दिख रहा होगा? ओनली ए टी। तो ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है, ये जिस हाइट पे पहुंचेगा वो यहां दो वेव का सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट जो होगा वो यहां के ए टी के बराबर होगा। यानी दूसरा रिलेशन है ए आई प्लस ए आर बराबर किसके होगा? ए टी के। ए आई प्लस ए आर इक्वल टू क्या होगा? ए टी, राइट। अब सुनो, मैं तुमसे कहूं जब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो फाइनल रिजल्ट सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। फाइनल रिजल्ट ये याद रखना, ए टी बराबर 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। 2v2 मतलब सेकेंड मीडियम में स्पीड, ठीक है। और ए आर बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। तो सोचो, तुम खुद सोचो, अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो दूसरे मीडियम में स्पीड कम, ये ज्यादा, साइन कैसा बचेगा? तो ए आर और ए आई का साइन अपोजिट, तो ए आई अगर ऊपर तो ए आर आउट ऑफ एच, और इन दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा। तो ए टी और ए आई ऑलवेज इन सेम फेज, यानी इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव ऑलवेज इन सेम फेज। बट रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में फेज डिफरेंस आ सकता है, वो भी कब? जब रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन। कितना फेज चेंज? 5। लेकिन अगर डेंसर टू रेयर होगा तो बताओ, अगर डेंसर टू रेयर हुआ तो ये बड़ा ये छोटा, तो दोनों का साइन सेम, और सेम साइन आ रहा है, इसका मतलब सेम फेज। तो रिफ्लेक्शन भी सेम फेज में होता है, कब? जब डेंसर टू रेयर। तो मैं लिखने जा रहा हूं v2 दूसरे मीडियम में स्पीड इस वाले में, और v1 इस मीडियम में स्पीड। v2 है इस मीडियम में स्पीड, अरे यार ये v2 v1 नहीं पता उनको, ये v1 पहले मीडियम में स्पीड। नो नो, v2 v1 वेव स्पीड है सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम में।
हो गया। अब देखो इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मान लो ऐसा हो जाए ये मीडियम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, तो बताना जरा, अगर डेंसर टू रेयरर होगा, जवाब दीजिए। ये वे रिफ्लेक्शन भी सेम फेज, रिफ्लेक्शन सेम फेज, ट्रांसमिशन भी सेम फेज, ट्रांसमिशन तो हमेशा ही सेम फेज में, ये रिफ्लेक्शन सेम फेज। अब कौन बड़ा, म्यू1 की म्यू2? म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, ये डेंसर टू रेयरर। ठीक है, तो बताओ भाई रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? वाई आर बराबर ए आर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी ओनली, सेम फेज में लौटा। और ट्रांसमिटेड की इक्वेशन होगी ए टी साइन के टू एक्स माइनस ओमेगा टी, सेम फेज में आगे गया, वहां के बदल जाएगा, यहां के नहीं बदलेगा। राइट, सवाल लिखिए। तो बताओ फेज का चेंज किस में होता है, ट्रांसमिशन में कि रिफ्लेक्शन में? वो भी कब, जब रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में कभी फेज चेंज। ये लाइट में भी यही होता है, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन डेंसर टू रेयर होता है सेम फेज रिफ्लेक्शन, और जब भी रिफ्लेक्शन रेयर टू डेंसर होता है आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए लिखिए एक सवाल। ए प्लेन प्रोग्रेसिव, और ये बातचीत रस्सी वाली वेव के लिए भी है, साउंड प्रोग्रेसिव के लिए भी है, सेम रिजल्ट। तो लिखें ए प्लेन प्रोग्रेसिव साउंड वेव, a plane progressive sound wave passes from medium 1 into medium 2, passes from medium 1 into medium 2, full stop बाद लिखें। the speed of sound in medium 1 is 200 meter per second, speed of sound in medium 1 is 200 meter per second, and in medium 2 is 300 meter per second, and in medium 2 is 300 meter per second. Find ratio of amplitude of transmitted wave to that of incident wave। यानी क्या निकालना हमको, AT अपॉन क्या पूछा है, AT अपॉन AI। तो AT का AI से रिलेशन क्या था, 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। तो बताओ AT अपॉन AI की वैल्यू क्या हो जाए, 2V2। दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है, 300, पहले में कितनी है, 200 प्लस 300 कितना आ रहा है, 6/5। हेड डालिए सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे बातचीत करेंगे।